नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका द करंट स्टोरी में। हमारे साथ इस वक्त हैं भोपाल एयरपोर्ट के एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री राम जी अवस्थी जी। पिछले लगभग 3 साल के कार्यकाल में कई उपलब्धियां इन्होंने अपनी झोली में गिराई हैं। मध्य प्रदेश में कई एयरपोर्ट्स इन्होंने खुलवाए हैं और भी कई यात्री सुविधाओं को लेके भोपाल एयरपोर्ट में तब्दीलियां लाई हैं। पर्यावरण संरक्षण हो या यात्री सुविधाओं की बात हो, यहाँ तक कि फुटफॉल भी बढ़े हैं, फ्लाइट्स भी बढ़ी हैं। आज हम उन्हीं मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। स्वागत है अवस्थी जी आपका करंट स्टोरी में। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। भोपाल एयरपोर्ट में 3 साल में आपने काफी तब्दीलियां की हैं। अगले 5 साल में आप इस एयरपोर्ट को कहाँ देखते हैं? जैसे कि कैट आई वगैरह टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस की है, जिससे फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग में आराम मिला है। एयरपोर्ट के जो फीचर्स होते हैं कई होते हैं। एक पैसेंजर के दृष्टिगत से होते हैं और एक एयरपोर्ट के खुद के फीचर हो जो एयरपोर्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर एयरपोर्ट के ऑपरेशन से रिलेटेड हम बात करें तो सबसे मुख्य पहलू आज के टाइम में जब हम एयरक्राफ्ट की सेफ्टी और की बात करते हैं तो एयरपोर्ट ऑपरेशन एरिया के फीचर्स आते हैं या सुविधाओं के। अगर हम एयरक्राफ्ट की सुविधाओं की बात करें तो एयर ऑपरेशन एरिया के फीचर्स कहलाते हैं, जिसमें से कैटेगरी 2 अप्रोच हर एक एयरपोर्ट की एक अपनी अपनी कैटेगरी होती है, किस विजिबिलिटी में कितने में एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएगा। एक होता है वीएफआर, एक होता है आईएफआर। आईएफआर में भी कई चीजें हैं। वीएफआर मतलब होता है अगर आपको विजुअली 5000 मीटर की विजिबिलिटी है और आपको उतरना है तो उस केस में इस एयरपोर्ट में उतरा जा सकता है। फिर अगर हम आईएफआर की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल हम लोग उसको बोलते हैं अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, उसमें कैटेगरीज अलग अलग लैंडिंग की होती है। उसमें एक होती है आपकी कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। हमारा एयरपोर्ट अभी भोपाल एयरपोर्ट कैटेगरी 1 के अप्रोच उसमें था कि अगर आपकी विजिबिलिटी 800 मीटर या रनवे विजुअल रेंज 550 मीटर होगी तो एयरक्राफ्ट उतर सकता है भोपाल एयरपोर्ट में। इसके साथ ही साथ जो कैट 2 की बात कर रहे हैं हमने हाल में ही कैटेगरी 2 यहाँ पे उसका उन्नयन किया है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और एक आने वाले प्रोस्पेक्ट में भोपाल का बड़ा एक महत्व रहता है कि राजधानी का एयरपोर्ट है, स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट है और मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण यहाँ पे एयर कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एयरपोर्ट के फीचर ऐसे होने चाहिए किसी समय किसी भी कंडीशन में एयरक्राफ्ट उतर सके। इसी के लिए अप्रोच कैटेगरी 2 लगाई, जिसमें है कि अगर 350 मीटर की विजिबिलिटी एयरपोर्ट में रहती है, 350 मीटर आरवीआर हमारा रहता है एयरपोर्ट में, तो एयरक्राफ्ट उस केस में उतर पाएंगे और कोई डाइवर्जन उससे नहीं होगा। उसको लगाने के बाद एक फ़ायदा और आता है कि जो पायलट होता है वो कॉन्फिडेंट फील करता है। कैटेगरी 2 में लाइटिंग का भी एक अरेंजमेंट होता है, प्लस इंस्ट्रूमेंट भी लगे होते हैं, इससे उसको गाइडेंस भी मिलता है। डिसीजन हाइट उसकी कम होती है कि अगर आप पहले डिसीजन हाइट 200 फीट थी हमारी, आप कैट 2 लगने के बाद हमारी 100 फीट में पायलट डिसाइड करता है कि उसको उतरना है। अगर उसको रनवे दिखाई पड़ेगा उतरेगा, अदरवाइज नहीं उतरेगा। तो कई सारे ऐसे क्लाउड होते हैं जो 100 टू 100 के बीच में रहते हैं, तो अगर उसके बीच में तो हमको डाइवर्ट करना पड़ता था। 100 आने पे ये डाइवर्जन हमारे कम होंगे। डाइवर्जन कम होंगे तो ऑपरेटिंग कास्ट कम होगी एयरलाइंस को, और एयरलाइंस अगर ऑपरेटिंग, क्योंकि एक डाइवर्जन उसकी जो प्रॉफिट होता है लोड फैक्टर उसका तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि उसको डाइवर्ट होकर दूसरे डेस्टिनेशन में जाना पड़ता है। फिर वहाँ से एक 3 घंटे 4 घंटे का समय लग जाता है कि वहाँ पे जाएगा, रिफ्यूलिंग करेगा। कॉन्फिडेंस भी उसको नहीं आता। अगर मान लो चले अभी कई बार ऐसा होता है कि पायलट दिल्ली से निकलना है तो पहले वो विजिबिलिटी यहाँ पे चेक करते हैं कि मैं अभी चलूँ कि नहीं चलूँ। तो अगर लेट होती फ्लाइट, गो राउंड होती फ्लाइट, तो सेफ्टी सिक्योरिटी का पैसेंजर को भी इनकन्वीनियंस होता इसमें है। कुछ नंबर्स की कमी आई है क्या इसके लगने के बाद? अभी हमने 4 महीने पहले से कैटेगरी 2 का एजीएल एयरपोर्ट ग्राउंड लाइटिंग फैसिलिटी हम लोग बोलते हैं उसको चालू किया है। एलवीपी लो विजिबिलिटी प्रोसीजर हमने डीजीसीए को सबमिट किया हुआ है, उसके अप्रूवल आने के बाद उसको चालू करेंगे। लगाने के बाद पिछले 4 महीने में हमारे जो पिछले साल में लगभग इसी दरमियान में, हम सीजन की बात करते हैं उसमें, तो सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मई से लेके जुलाई तक में लास्ट ईयर हमारे 17 गो राउंड हुए थे। इस बार गो राउंड की संख्या इस समय केवल 6 हुई। गो राउंड मतलब उतरते समय कई बार ऐसा आता है कि पायलट को स्टेबलाइज अप्रोच कहता है कि स्टेबलाइज उसको, क्योंकि पायलट डिसीजन एट 200 पे उतरता है तो हो सकता है कि लास्ट आते आते उसको लगे कि मैं लाइन में नहीं हूँ। तो पायलट गो राउंड सेफ्टी प्रोटोकॉल बने हुए हैं, सिस्टम के बने हुए हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है अलाइनमेंट करने के लिए। तो उससे इसको ये भी फायदा है, प्लस एलवीपी इंप्लीमेंट होने के बाद
विजिबिलिटी अगर हमारा आरवीआर 350 मीटर है, उसके कारण भी हमको जो विंटर सीजन में हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भोपाल में मॉर्निंग फ्लाइट में हमने देखा कि मॉर्निंग में हमको फ्लाइट कई बार डिले करनी पड़ती थी या एयरलाइंस अपना शेड्यूल चेंज करती थी 2 घंटे 3 घंटे को, मॉर्निंग में विजिबिलिटी के इश्यूज आते थे। तो वो इस बार सॉल्व होगा। जहां तक रही भोपाल लगने वाले में 5 सालों में, उसके लिए पूरी तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे प्रारंभ कर दी है। जो हमारा पैसेंजर का जो ग्रोथ है प्लस एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के ग्रोथ हैं, वो जो बढ़ रहे हैं, धीरे करके बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा 1.6 मिलियन पैसेंजर, जो अभी तक का हाईएस्ट फुटफॉल था अभी भोपाल का, जब से भोपाल एयरपोर्ट का बना है तब से लेके अभी तक हाईएस्ट है। तो एयरक्राफ्ट के लिए भी हम कैटेगरी 2 हम लोग कुछ और ऑटोमेशन सिस्टम में लाने वाले हैं। अभी हमारा राडार जो पुराना वो था, उसको भी रिप्लेस करके दूसरा नया राडार आ रहा है। ऑटोमेशन सिस्टम भी करेंगे, उससे भी जो लागत में एयरक्राफ्ट के आने में और भी कमी आएगी। अगर आने वाले समय में 5 साल में देखेंगे तो एयर ऑपरेशन परफेक्ट हमारा होगा, पूरी चीजें होंगी जिससे कि एयरलाइंस अट्रैक्ट होंगी और ज्यादा से ज्यादा हब बनने की संभावना भोपाल। कितने फ्लाइट को कैटर कर सकता है भोपाल एयरपोर्ट? अभी हमारी जो फ्लाइट की संख्या लगभग 12, मतलब अराइवल प्लस डिपार्चर 1 घंटे 12 की है अगर कैपेसिटी है। पैसेंजर की अगर कैपेसिटी की बात करें 25 लाख पैसेंजर पर एनम हमारी कैपेसिटी, जो अप्रूव्ड कैपेसिटी है 25 लाख पर एनम की। 6 अराइवल 6 डिपार्चर 1 घंटे में हो सकते हैं। इसके लगने के बाद साथ ही साथ एक हम पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बना रहे हैं, कैट 2 भी मध्य प्रदेश, इवन दो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का में जो एयरपोर्ट हैं वेस्टर्न रीजन में, कैट 2 भोपाल पहला एयरपोर्ट होगा वेस्टर्न रीजन में जो कि कैट 2 की सुविधाओं के साथ में। अदरवाइज यहाँ पे सभी ऐसे सिंपल अप्रोच पे हैं या कैट 1 के सिस्टम के साथ में है। और पैरेलल टैक्सी ट्रैक फुल लेंथ में मध्य प्रदेश का पहला एयरपोर्ट जो है जिसका काम चल रहा है, अगले 2026 के दिसंबर तक के पहले ये कमीशन हो जाएगा। साथ ही साथ राडार सिस्टम लग रहा है, तो राडार सिस्टम भी दिसंबर तक हम लगा देंगे। और अगले 27 तक हम लोग एक प्रोसीजरल कंट्रोल होता है, ऑटोमेशन सिस्टम है, वो भी हमने डिमांड करी, वो भी अप्रूव हो गया है, वो भी लग जाएगा। तो अगले 5 साल में देखेंगे तो एयरपोर्ट किसी भी अंतरराष्ट्रीय जो एयरपोर्ट्स होते हैं फुल फ्लेज कैपेबल होगा ऑपरेशंस को दृष्टिगत रखते हुए। ये तो बड़ा एयरपोर्ट हो गया भोपाल, मध्य प्रदेश में इंदौर है, भोपाल है, कुछ छोटे एयरपोर्ट भी अभी आप ही के मार्गदर्शन में, कहूँ नेतृत्व में बने हैं। रीवा हो गया, दतिया हो गया, सतना हो गए। इनको लेके आपका क्या कहना है? इनका संचालन भविष्य में कैसे लाभदायक हो सकता है या इनका भविष्य क्या है? मध्य प्रदेश में लगभग आई थिंक 33 एयर स्ट्रिप्स है, जो एक भारत सरकार की योजना रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो उड़े देश का आम नागरिक, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की मतलब इच्छानुरूप और भारत सरकार की योजना है, जिसके अनुसार उद्देश्य है कि हर आदमी जो आम नागरिक भी हवाई जहाज की यात्रा करे और अपने पर्पस के लिए या अपना एक उसके लिए उसकी यात्रा करे। उसी के अंतर्गत उड़ान स्कीम में जो भी बिड आती है, पहले उड़ान स्कीम में कई सारे रूट्स चयनित हुए हैं, उसमें से मध्य प्रदेश के पहले जो 4.2 स्कीम थी, 2 एयरपोर्ट उड़ान योजना के अंतर्गत आए थे। एक था रीवा एयरपोर्ट, एक था दतिया एयरपोर्ट। दोनों का 2023 से मतलब कार्य प्रारंभ हुआ गया था आरसीएस के अंतर्गत। दोनों डेवलप होके पब्लिक एयरोड्रोम में कन्वर्ट हो गए। अंतर केवल एयरपोर्ट, एयरफील्ड और एयरपोर्ट, एयरस्ट्रिप और एयरपोर्ट में अंतर ये होता है कि एयरपोर्ट जो होता है वो पब्लिक एयरोड्रोम हो जाता है। पब्लिक एयरोड्रोम का मतलब वहां से पब्लिक फ्लाइट पकड़ सकती है। अदरवाइज एयरस्ट्रिप से क्या होता है कि वो केवल शेड्यूल फ्लाइट का वहां संचालन होता नहीं है। जो कैप्टिव मूवमेंट होंगे या कोई बुक करता है अपनी फ्लाइट या कोई वीआईपीज हैं या जो निजी चार्टर लेके जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसमें ट्रेवल नहीं कर सकती। तो पब्लिक के लिए एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र में बनाएंगे जहां पे अभी शायद लोगों ने हवाई जहाज देखा नहीं था और उन एयरपोर्ट पे बना, वहां पब्लिक ट्रेवल कर रही है। अगर हम रीवा की बात करें, लगभग अभी चालू अक्टूबर में 20 अक्टूबर 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। तब से अब तक लगभग 1000 से ऊपर फ्लाइट का मूवमेंट हो चुका है और लोगों ने किराया भी, वहां का किराया स्टार्टिंग में 1000 रुपए था, वर्तमान में भी मिनिमम किराया 1500 रुपए है, जो कि सेकंड एसी के भी लगभग एट पार है या कम है, और मैक्सिमम किराया फर्स्ट एसी के आसपास ही है। तो उसका बहुत सारे लोग फायदा ले रहे हैं। ATR 72 के लिए बनाया गया था
अब अगले आने वाले विंटर शेड्यूल में वहाँ ATR 72 का भी ऑपरेशन अलायंस एयर ने प्रपोजल दिया है, वो भी चालू हो जाएगा, तो लार्जर स्केल में फ़ायदा होगा। लोगों को धीरे की हैबिट बनेगी, जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और एरिया का भी विकास होता है। एयरपोर्ट एक सेक्टर में अकेले, जैसे अगर मैं भोपाल की बात करूँ, अगर हमने 24 आवर्स पहले चालू किया लास्ट ईयर से, बहुत सारे लोगों को, लोकल लोग, स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलता है, टैक्सी सर्विसेज़ हैं, अन्य सर्विसेज़ जो आ जाती, जो नहीं रहती थी, वो आ जाती हैं। इसके कारण फर्दर बिजनेस भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिजनेस के साथ साथ में लोगों एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। ये फ़ायदेमंद है और पब्लिक के लिए फ़ायदा है, लोगों के लिए भी फ़ायदा है और साथ ही साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। रीवा में अगर देखेंगे तो हमारा ही स्टाफ इस समय 20 लोग हमारे स्टाफ एयरपोर्ट अथॉरिटी के ही वहाँ पे पोस्टेड पोस्टेड हैं, तो वो कहीं न कहीं किराए से भी मकान लेते हैं, चार्जेज़ भी लेते हैं, प्लस उनको मिलता है तो अल्टीमेट सिटी को जाता है। इन एडिशन टू दिस वन एयरलाइंस के भी लोग आते हैं, एयरलाइंस के ग्राउंड हैंडलिंग के लोग जुड़ते हैं, फिर टैक्सी सर्विसेज़ आती हैं, फिर कंसेशनर्स के भी लोग आते हैं। तो और एक दूसरी चीज़ जो है कि एक अंतर्राष्ट्रीय किसी भी एयरपोर्ट में जब हम पब्लिक एयरपोर्ट कन्वर्ट करते हैं तो हमको डीजीसीए, बीसीएस के अप्रूवल्स लेने होते हैं, जिसका प्रकाशन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मापदंड पे एयरपोर्ट का नक्शे में अगर रीवा अगर आप देखेंगे, तो वो पब्लिकेशन आप जो लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें रीवा, दतिया दोनों का नाम उसमें शामिल है। एक और चीज होती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि एयरपोर्ट है, कम्यूटिंग इजी होगी। सबसे मतलब क्योंकि कोई भी चीज़ जो है कनेक्टिविटी इज़ द बेसिक फंडामेंटल। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो कनेक्टिविटी बेसिक फीचर्स माना जाता है। रीवा से दिल्ली की फ्लाइट भी शुरू होने वाली रीवा के दिल्ली, रीवा प्रयागराज, रीवा इंदौर करके ऐसा अभी जो विंटर शेड्यूल में प्रपोजल आया हुआ है। मैंने छोटे एयरपोर्ट की बात की है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा नेता नगरी की भी दिक्कतें आती हैं। अभी हाल ही में सतना और रीवा के कंपैरिजन को लेके कुछ नेताओं ने शायद नाराजगी व्यक्त की थी, स्ट्रिप छोटी बड़ी है। ऐसा क्या है, क्यों हो पाए हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक की डिमांड है। मतलब स्थानीय नेताओं का ये कर्तव्य बनता है कि अपनी पब्लिक की डिमांड जो भी रखें उसमें। जहाँ तक रही रीवा सतना की बात, तो रीवा में लैंड जो अवेलेबल थी उसके हिसाब से 1800 मीटर का रनवे बनाया गया। सतना में भी लैंड क्योंकि जो हमको एक फिक्स्ड एरिया डायमेंशन में लैंड चाहिए एयरपोर्ट को बनाने के लिए, ये मापदंड काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं। तो पहले वहाँ की ज़रूर पट्टी वो रनवे नहीं था, बेसिकली वो जो थी हवाई पट्टी थी, 1800 मीटर की थी, लेकिन आगे क्योंकि हमको मैंडेटरी है, एक सर्टेन लेंथ के बाद हमको रनवे एंड सेफ्टी एरिया देना होता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दोनों एंड में देना होता है, फिर ऑब्स्टेकल्स को भी देखने होते हैं, उसके हिसाब से रनवे लेंथ डिसाइड होता है। मतलब रनवे के आजू बाजू खाली जमीन हाँ, है? खाली जमीन, और अगर आप देखेंगे तो हर जगह एयरपोर्ट में आपको देखिए खाली जमीन रहती है, जी जी उसका जी। एक बेसिक उद्देश्य है, सेफ्टी मापदंड के तहत रखी जाती है। और जो भी एयरलाइंस, जो भी डीजी से हमारा नियामक इसके डीजी से होता है, डीजी से अप्रूवल जिसको देता है, जिस कैटेगरी का, अलग अलग कैटेगरी से, अगर हम रीवा की बात करें 3C हम लोग बोलते हैं, मतलब एक रनवे लेंथ, एक कैटेगरी ऑफ विंग कितनी होती है, 3C IFR रीवा है, और 2B BFR अभी सतना है। हालांकि वहाँ भी प्रयास हो रहे हैं लोगों की डिमांड के अनुसार में, तो उसके हिसाब से उसको विकसित किया गया है और दोनों एयरपोर्ट में प्रचालन चालू है। दतिया में, सॉरी, आपके दतिया में फ्लाईविग चला रही, रीवा में फ्लाईविग चला रही है, और साथ ही साथ जेटसर्व जो है, फ्लाईओला जो है आपके सतना में भी, मतलब MP टूरिज्म के सहयोग से वो ऑपरेट कर रही है। आपने कहा विकास होता है, फ्लाइट्स आती हैं, अभी दिल्ली बन रहा है, लेकिन यदि मैं पिछले 20 सालों में एयरलाइन इंडस्ट्री को देखूं तो कई कंपनियां आई, ऊपर गई और फिर एकदम से बंद हो गई। कोई लंबे समय तक टिक नहीं पाया। वही सरकारी ले दे के एक एयरलाइन थी, वो भी अब चली गई। ऐसे में एयरपोर्ट तो बन जाएंगे, लेकिन एयरलाइन बिजनेस लंबा नहीं चल पा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार को क्या करना चाहिए जिससे एयरलाइंस पनप पाए? ऑलरेडी इसमें सरकार लगातार इसके मापदंड और प्रयास जारी रहते हैं। अभी भी सरकारी कंपनी अलायंस एयर जो सरकारी कंपनी है एयरलाइंस इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ जो जहाँ तक रही बात एयरलाइंस की वायबिलिटी की, क्योंकि लोड फैक्टर, अगर इकोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी का द्वार जो होता है एयरपोर्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, अगर मूवमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है केवल एयरपोर्ट का रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सिटी की भी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को भी देखता है। तो ज़रूरी नहीं कि एयरपोर्ट ही आपको बड़ा हो, सिटी भी अगर अच्छी डिमांडिंग सिटी है तो एयरपोर्ट वहाँ पे चलते हैं। और जहाँ तक रही इकोनॉमी, क्योंकि एयरपोर्ट, एयरलाइन सेक्टर ऐसा है कि इसमें बहुत आप देखते होंगे या सुनते भी होंगे न्यूज़ में, काफ़ी स्ट्रिक्ट इसके मापदंड होते हैं।
मतलब हम लोगों के सेक्टर में एयरलाइंस हो या एयरपोर्ट हो, हम लोगों के सेक्टर में ज़ीरो एरर अलाउड है। हमारे यहाँ कोई एरर की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि कोई भी नियम जो है हमारे लोकल स्थानीय स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूरे नियम मापदंड लागू होते हैं। चाहे उनको एयरलाइंस का बी चेक, सी चेक, इनके डी चेक्स कराने होते हैं। हर एयरलाइंस को निकलने से पहले आपको एयरलाइंस के इंजीनियर होना चाहिए फील्ड में, ग्राउंड हैंडलिंग का स्टाफ इतना होना चाहिए, प्लस एयरलाइंस के क्रू मेंबर का एफडीटीएल होता है, डब्ल्यूडीटीएल हम लोगों के लिए होता है, एफडीटीएल उनके टाइम लिमिट डिफाइंड है कि इतने घंटे ही पायलट क्रू और क्रू मेंबर एक फ्लाइट में जाएंगे। तो ऑपरेटिंग कास्ट इससे बढ़ती है। तो अगर किराया या पैसेंजर्स कम मिलते हैं, लोड फैक्टर कम आता है, एयरलाइंस को फ़ायदा नहीं होता है। तो अभी तो फ़िलहाल कंट्री में कई सारे एयरलाइंस नहीं आने की प्रयासरत हैं और पहले भी चल रही हैं। अभी फ़ॉर्च्यूनेटली अभी तो बड़ी लंबी एयरलाइंस चल रही हैं। हालाँकि पुराना रिकॉर्ड ये रहा है एयरलाइंस का, जो किसी भी एयरलाइंस का 15 से 20 साल के ऊपर लाइफ़ नहीं जेट रही है। एयरवेज वगैरह जैसे बंद हो। तो हाँ, तो धीरे-धीरे करके अब सुधार आ रहा है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे भी तो एयरलाइंस ने बहुत सारे एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए हैं, चाहे एयर इंडिया हो चाहे इंडिगो, दोनों ने काफ़ी संख्या में आने वाले समय के लिए ऑर्डर दिए हैं। और आज भारत जो है हमारी विश्व की तीसरी एयरलाइंस की सबसे स्केल इंडस्ट्री बनने की उसमें है। तो धीरे-धीरे करके ये भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। पहले क्योंकि इकोनॉमी भी अच्छी नहीं थी, अब तो इकोनॉमी भी अच्छी है। पहले हमारे पास में 74 के डेस्टिनेशन भी कम थे, आपके पास लाइसेंस्ड एयरपोर्ट, क्योंकि शेड्यूल्ड एयरलाइंस केवल और केवल आपके लाइसेंस एयरपोर्ट में ही वो चल सकती है, ये नियम है। तो लाइसेंस एयरपोर्ट हमारे पास में 2014 की बात करेंगे तो 74 एयरपोर्ट थे ऑल इंडिया। ऑल इंडिया में। तो अगर डेस्टिनेशन कम होंगे, ऑप्शंस कम होंगे, तो एयरलाइंस को घाटा होगा। और आज के टाइम में हमारे पास में लगभग 10 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद इस समय 162 एयरपोर्ट चालू हैं। अभी आपने बोला कि धीरे-धीरे बिज़नेस बढ़ रहा है, एयरलाइन का मार्केट बढ़ा है। छोटे-छोटे एयरपोर्ट खुल रहे हैं, जैसे दतिया खुला, जबलपुर है, खजुराहो है और भी पाइपलाइन में है। अक्सर बात आती है कि यहाँ फुटफॉल कम है, बिज़नेस नहीं है, इसलिए एयरलाइंस बिज़नेस नहीं कर पाती या उतनी सर्विसेज़ ऑफ़र नहीं कर पाती। इसको कैसे ओवरकम करेंगे आने वाले समय में? सबसे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे बड़ी रिलायबिलिटी आप समझते होंगे टाइमिंग की होती है। रिलायबिलिटी ऑफ टाइम, जो हमने टाइम, अगर हमको कहीं ट्रैवल करना है तो जिस जिस मोड से मैं जाना चाहूँ, चाहे वो ट्रेन हो चाहे आपका हवाई जहाज़ हो, वो टाइम इम्पोर्टेंट हो। तो वो मुझे अगर कहीं जाना है तो किसी काम से जाना होगा, ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरा फिक्स्ड टाइम निश्चित है। तो ऐसे छोटे एयरपोर्ट में कई बार दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में कि टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है कि अगर इस एयरलाइंस ने बोला कि फ्लाई वीक लेट हो गई या डिले हो गई या आज कैंसिल हो गई किसी कारणवश में, तो उसके कारण दिक्कतें आती हैं कि लोगों को कॉन्फिडेंस आने में, समझने में, एक तो आउटरीच पहुँचने में, जैसे रीवा है, दतिया है, तो धीरे करके लोगों को पता, कई लोगों को पता नहीं होता, बुकिंग कैसे होती है ये भी पता नहीं चलता है, तो धीरे करके उनको समझ में आता है। अगर हम बात करें जबलपुर की, 2001 में एयरपोर्ट लगभग बना था, जी, उस समय एक भी फ्लाइट नहीं, 2004 में लग रहा था कि सब कह रहे थे बंद कर बंद देंगे। हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में वहाँ डिमांड भी है, एयरपोर्ट भी बड़ा बन गया है, डिमांड भी है। ऐसे करके जो भी दतिया और रीवा हैं, रीवा में बेस लोड बहुत अच्छा है क्योंकि सराउंडिंग एरिया में कैचमेंट बड़ा है। दतिया में ऑलरेडी झांसी बगल में है, झांसी कैचमेंट है, प्लस ऑलरेडी दतिया इटसेल्फ प्रोमिनेंट प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है बहुत। रिलीजियस प्लेस है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कनेक्टिविटी का इतनी स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि हम केवल लैंडलॉक्ड स्टेट हैं। तो हमारे लिए एयर सेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पब्लिक के लिए फ़ायदा, जितने नंबर से ज़्यादा पब्लिक एरोड्रोम बना सकें, कैप्टिव एयरपोर्ट नहीं, पब्लिक एरोड्रोम जितने ज़्यादा बना सकें, लोगों को धीरे करके आने वाले समय में जो ग्रोथ हो, कि हमारे 2000 विकसित भारत के लक्ष्य में भी है कि लगभग कंट्री में हम 400 एयरपोर्ट का लक्ष्य दिया गया 400, 2047 में, 2017। 2047 में लगभग 162 एयरपोर्ट आज के टाइम में हमारे चालू हैं, मध्य कुछ प्रदेश में पाइपलाइन। कितने होंगे? मध्य प्रदेश में अगर पब्लिक एरोड्रोम हम लोग जिसको बोलते हैं, 5 पहले थे, 3 अभी रीवा, दतिया और सतना चालू हैं, तो 8 पब्लिक एरोड्रोम हैं। उज्जैन की बात छूट गई है, सिंहस्थ आने वाला है, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है और वहाँ भी शायद एयरपोर्ट की कोई बात चल रही है। जी, जी, ऑलरेडी उसमें आप काफ़ी मतलब कि उज्जैन एयरपोर्ट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी, अ, नायडू साहब ने भी यहाँ घोषणा, जो जीआईएस समिट हुई थी, जी, उसमें उन्होंने घोषणा भी करी थी कि हम उज्जैन में एयरपोर्ट बनाएँगे। जी। उसी के तारतम्य में ऑलरेडी उज्जैन को आरसीएस योजना में शामिल किया जा चुका है।
फाइनल प्रोसेस में है, तो उम्मीद है कि 2028 के पहले आपको उज्जैन में भी ऑपरेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा। मिलेगा। इन सब चीजों की बात हो गई, एयरलाइंस की, फुटफॉल की, खुल रहे हैं। यात्रियों की थोड़ा बात कर लेते हैं। एक बहुत अजीब चर्चा होती है जनरल आम लोगों के बीच में, मेंटालिटी भी है, एयरपोर्ट के अंदर चीजें महंगी मिलती हैं, सुविधाओं को लेके सब सेटिस्फाइड होते हैं, साफ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन महंगाई है। प्लस अभी एयरपोर्ट ने, अथॉरिटी ने शायद डिजी यात्रा जैसी कोई एक फैसिलिटी शुरू की है, तो इनको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? रेट कंट्रोल कैसे होगा, फैसिलिटीज कैसे और बेटर होंगी? एयरपोर्ट में अगर हम भोपाल एयरपोर्ट की बात करें या अन्य एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो हम लोग पैसे मैंने वाले ऑपरेशनल एरिया की बात करी थी आपसे। एयरपोर्ट में पैसेंजर की हर चीज़ की फैसिलिटीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं, चाहे छोटी सी चीज़ हो, चाहे बड़ी सी चीज़ है, और पर्सनल टच दे के कोशिश करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, पर्सनल टच दे के उनको शामिल करेंगे। डिजी यात्रा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक महत्वाकांक्षी डिजिटल योजना, जिसके अंतर्गत जो है फेसलेस आपकी एंट्री होगी, मतलब आपको कोई टोक के या आपसे एक्सेस पॉइंट में वो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहेंगे, लिस्ट में नाम आ जाए, जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आप भोपाल से ट्रैवल कर रहे हैं। जब हमारा यहाँ चालू हो जाएगा तो आपका वहाँ मिल जाएगा, तो आप फेसलेस जाएंगे, फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप एंट्री कर मतलब आप सकते कोई हैं। आपकी आईडी नहीं पूछेगा? आईडी नहीं पूछेगा, ऑलरेडी सब आपके डेटा एंट्री रहेंगे, आप चेहरा उसके चेहरा से आपको आइडेंटिफाई करेगा, ओके करेगा, आप बेरोक क्रॉस कर करेंगे, दिखाएगा। आप सिक्योरिटी होम में जाएंगे, बाकी प्रोसेस आप उसके बेसिस पे कर सकेंगे। तो आप जो हमको एक टोकने का आप दिखाइए, कई बार हमको व्यवहार से भी दिक्कत हो जाती है कि जैसे मान लीजिए सीआईएसएफ खड़ी है, जी, सिक्योरिटी जी। पर्सन कोई भी खड़ा है, बोलता है आईडी दिख नहीं रही है या बराबर नहीं है, आपके ढंग से दिखाइए, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, पैसेंजर को भी थोड़ा वो लगता है। तो इसके लिए मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने ऑलरेडी इसकी प्रारंभ कर दी। भोपाल भी जो 10 नए एयरपोर्ट, 10 पहले चरण में 12 एयरपोर्ट थे, सेकंड चरण में 10 एयरपोर्ट है। हमारे यहाँ भी डिजी यात्रा का काम पूरा हो चुका है। हमने बीसीएस को अनुमोदन के लिए भेजा है, जैसे अनुमोदन वहां से आ जाएगा हम इसको अगले एक इम्प्लीमेंट कर महीने में देंगे। शुरू हो अगले जाएगा। मोस्ट एक महीने, मंथ एंड या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक चालू हो जाएगा। और ये महंगाई को लेके क्या किया जा सकता है? महंगाई के लिए देखिए, एविएशन में कई बार हमेशा क्वेश्चन मार्क एविएशन में लगते रहे हैं कि चाहे वो पैसेंजर की, इसके पैसेंजर की टिकट की बात हो, चाहे पैसेंजर की आपकी सुविधाओं की बात हो, कि महंगा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे, अगर पिछले 10 वर्ष का आप डेटा देखें, कि लगभग 10 वर्ष वाले जो रेट थे टिकट के ऑलमोस्ट वही हैं, बहुत अंतर नहीं आया। ये तो है, रेट में बहुत रेट अंतर में कोई हम लोग मतलब अधिकतर कंप्लेंट आती है कि रेट बहुत ज़्यादा किए हैं। एक हर का, क्योंकि अगर रिलायंस जो है अपने बिज़नेस आपका बिज़नेस डायनामिक्स है, उस बिज़नेस डायनामिक्स से काम क्योंकि उनको सेफ्टी मापदंड बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको घर मतलब बहुत अच्छा मेंटेन करना है तो इट हैज़ ए कॉस्ट। आपको पूरे नियम पालन करने हैं तो इट हैज़ ए कॉस्ट। तो उन सब चीज़ों को मिला के ही एक इंडस्ट्री है। जैसे आपने खुद ही बोला कि एयरलाइंस 10 से 15 साल से ऊपर नहीं हिलाई। नहीं चल रही। तो उनको वायबल रखना, क्योंकि बिना एयरलाइंस के एयरपोर्ट नहीं होता है। अगर हम सोचें कि एयरपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो एयरलाइंस होनी चाहिए हमारे लिए, तभी एयरपोर्ट बनता है। एयरक्राफ्ट होने चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, तब एयरपोर्ट अच्छा एयरपोर्ट एयरपोर्ट कहलाता है। जहाँ रही बाकी अन्य खाने-पीने या बाकी अन्य चीज़ों की बात, धीरे-धीरे कर अगर आप देखेंगे, पहले ज़रूर था कि एक समय जब फुटफॉल बढ़ते हैं, किसी भी चीज़ में, अगर किसी होटल की बात करें, अगर कम लोग जाएँगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। कॉस्ट ज्यादा होगी। और जब लोग ज़्यादा जाने लगते हैं तो कॉस्ट अपने आप एक मैथमेटिक कैलकुलेशन उसका है इकोनॉमिक ऑफ कि स्केल कॉस्ट अप्लाई हो प्राइस जाता है। एंड डिमांड्स मैकेनिज्म है। तो प्राइस जैसे डिमांड बढ़ती है तो बढ़ने के भी चांस रहे, तो घटने के भी चांस। अगर हमने नंबर आउटलेट बढ़ा दिए, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे तो कम उसमें कम नॉर्मल रेट में हो जाए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ सस्ती मिल रही हैं। जहाँ बेसिक सुविधाओं के बाद अभी हाल में मैंने पैसेंजर से एक मैं हेल्प में अपने फीडबैक सिस्टम में लगा के रखा हुआ है कि आप पैसेंजर समझो कि उनको क्या चाहिए होता है। तो एक जन मेरे को सिक्योरिटी होल्ड में किसी पैसेंजर ने, हमने हमारे स्टाफ में खुद भी देखता हूँ कि आज के क्या-क्या लोगों ने पूछा। मैं फीडबैक नहीं लेता हूँ, एयरपोर्ट में फीडबैक कभी नहीं लेता हूँ। मैं अपने यहाँ से उन्होंने जो पूछा उसको रिकॉर्ड उसको करवाता हूँ। रिकॉर्ड करवा लें। तो हमने रिकॉर्ड का एक दिन मैंने देखा तो पैसेंजर ने लिखा कि जो ओल्डेस्ट सिटीजन्स हैं और प्लस आपके जो ये आपके जो फिजिकली दिव्यांग हैंडिकैप्ड। लोग हैं, तो उनको पानी जगह के वाटर कूलर एक जगह है और इसका कीमत ज़्यादा है, जो मतलब हम लोग वो पैक्ड बोतल है उसकी उसकी कीमत ज़्यादा है। प्राइस ज्यादा है। तो वहाँ पे जाने में हमको दिक्कत होती है, क्योंकि मैं ये बोर्डिंग गेट यहाँ पे है, फिर पानी की पानी जगह दूर कोई है। निर्धारित जगह, क्योंकि हर जगह पे ओपन पॉसिबल नहीं था। तो बोले कि फिर गर्म पानी नहीं मिलता है, मतलब किसी का आजकल कांसेप्ट है कि वार्म वाटर पीना है, उसमें पीना है।
हमने तत्काल एक वहाँ कूलर। पे वाटर कूलर स्टैंड बाय वहीं पे वाटर, जिसमें से तीनों गर्म पानी, ठंडे पानी, नॉर्मल वाटर, तीनों की व्यवस्था है, वो लगा के दिए। और उनको बोला कि अगर जो आता उनको भी दे दीजिए, लोग अपने से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको दिखता है कोई सीनियर सिटीज़न तो आप उनसे पूछ भी लीजिए। तो हम इस पे टच पे रहते हैं। जहाँ तक नॉर्मल रेट्स की बात है, सामान्यतः बाकी चीज़ों के रेट तो गवर्नमेंट मार्केट ड्रिवन रेट्स रहते हैं उसमें। कुछ चीज़ों के रेट ज़्यादा थे, बेसिक चीज़ों के हमने वेंडर जो यहाँ पे थे उनसे बीच में हमने वो भी किया था उसमें, कि चाय, कॉफ़ी और एक समोसा और एक मिठाई जो हमारा एक हमारे ऑलरेडी बाकी एयरपोर्ट, बड़े एयरपोर्ट में माननीय हमारे मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है। वहाँ पे मतलब पुणे में, चेन्नई में, आपके कलकत्ता में, बड़े एयरपोर्ट्स में चालू हुआ है कि कम दर पर सस्ती सस्ती चीज़ें, मतलब वहाँ सस्ती पे दर लोगों पे को चीजें मिल जाए, बेसिक चीज़ें आपको मिल जाए। आपको लग्ज़रियस आइटम चाहिए तो फिर तो उसका उसका तो कॉस्ट कॉस्ट मार्केट ड्रिवन कॉस्ट है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, आपको एयरपोर्ट में मिल रहा है। मतलब 20 रुपए 10 रुपए में समोसा या ₹20 चाय, ₹2 ₹20 समोसा आपको बेसिक, अगर भूख लगी है, आपको फ्लाइट डिले हो रही है तो इसमें से ये यहाँ लेके मिल रहा है। मिल रहा है। प्लस हमने अपने लोगों को बोल रखा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी खुद भी अगर पानी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग असिस्टेंस पूरा देते हैं इसमें। हर चीज़, अभी आज ही एक फ्लाइट थी, मतलब मेडिकल फ्लाइट थी, पैसेंजर को भी मैं सुबह में मैसेज आया कि किसी पैसेंजर को मतलब लो बीपी हुआ होगा तो बेहोश हो गए फ्लाइट में। प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई, मतलब फ्लाइट लैंड होने पे थी, प्रायोरिटी लैंडिंग कराई गई, पूरे हमारी टीम, मेडिकल टीम मेडिकल उनके गेट तक पहुँची, तुरंत लेके गई एंड हैपीली वो वहाँ से मतलब ठीक होके वहाँ से गए। तो हम लोग वी टेक केयर, एयरलाइंस एज़ वेल एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों, हर पैसेंजर की छोटी-छोटी जो आवश्यकताएँ हैं उसको भी केयर करते हैं। हाँ, हालाँकि क्योंकि बिज़नेस स्टैंडर्ड से एयरलाइंस का है, निश्चित रूप से बाकी चीज़ें तो होती है इसमें। आपने कहा कीमत होती है हर चीज की, सर्विसेज की। पर्यावरण को लेके क्या आपका कहना है, एनवायरनमेंट, क्योंकि जब एयरपोर्ट बनता है तो ऐसा देखा गया है कि हजारों पेड़ काटने पड़ते हैं क्योंकि प्लेन लैंड बनाना पड़ता है, इन्वायरमेंटल थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसको कैसे कवर करते हैं, इसको रिकम्पनसेट कैसे करते हैं? ग्रीन एनर्जी पे आपने काम किया है यहाँ भोपाल में। इसमें एयरपोर्ट जैसे फॉर्चुनेटली अभी जो हाल में ही 2-3 एयरपोर्ट बने हैं, वहाँ पे ट्री का इतना ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। हालाँकि जो भी भारत सरकार के नियम है या राज्य सरकार के नियम है, कि ट्री कटिंग अगर होती है किसी जगह पे अपरिहार्य है, तो हम लोग उसका कंपनसेशन नगर निगम या उसको जो भी नियम है, उसके तहत उनको पे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक कंपनसेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो भोपाल एयरपोर्ट की हम बात जी। करते हैं, अगर पहले यहाँ पे बंजर हुआ करता था। हाँ। आप बाहर एंट्री करते समय लेफ्ट राइट देखिए, सामने देखिए, बाएँ-दाएँ देखिए, पहले बिल्कुल बंजर हुआ था जब एयरपोर्ट बना था। जी, जी। तो जो भी उसमें पेड़ रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, तो हमने उसमें काटने की परमिट जो पेमेंट किया होगा, इसके बाद से लगाने का भी हम काम करते हैं। तो हाँ। आप देखेंगे तो कितने सारे पेड़, कम से कम 3000 पेड़ ऊपर, लास्ट ईयर हमने 1000 प्लांटेशन लगाए। हमारे जो एटीसी टावर बना है उसके सामने देखेंगे, कई सारे पेड़ धीरे करके बढ़ने लगे हैं। ये अच्छी तो चीज। काटना क्योंकि ये सेक्टर हमारे लिए, एविएशन सेक्टर में हमने पहले ही बोला कि ज़ीरो एरर अलाउड है, जिसमें कि अगर हम पेड़ रखते हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन है। नंबर 2, वो हमारे यहाँ बर्ड भी नहीं आनी चाहिए एयरपोर्ट के अंदर, चिड़िया। तो बर्ड का आसरा मिलता है उसमें, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाहर के एरिया में उससे ज़्यादा हम पेड़ लगाते हैं। अगर आने वाले समय में देखेंगे तो एयरपोर्ट काफ़ी घना आपको और हरा-भरा, हमारी और सारी हमने एरिया आइडेंटिफ़ाई किए हैं, कहाँ-कहाँ पे हमको और प्लांटेशन करने हैं। तो हर साल हम ना कुछ 1000 डेढ़ हज़ार के आस-पास प्लांटेशन करते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। आप दिख भी रहा होगा कि आप घुसे होंगे तो हाँ, पूरा वो दिख रहा है, ग्रीनरी, पूरा हरियाली। एरिया हरियाली पूरा दिख रहा है। सोलर एनर्जी पे भी सोलार काफी। एनर्जी ऑलरेडी हमारे यहाँ पे लगभग ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है, 50% लगभग के आसपास कैपेसिटी का हमने लगा हुआ है। इसके अलावा हमने ग्रीन टैरिफ अडॉप्ट किया हुआ है, मध्य प्रदेश जो डिस्कॉम है, जी। तो उनको जो पेमेंट है ग्रीन टैरिफ 100% ग्रीन टैरिफ हमारे यहाँ, ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हैं 100%, कोई नहीं है। इसका सर्टिफिकेशन भी एक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो सर्टिफिकेशन लेवल 2 ऑलरेडी हमको मिल चुका है। लक्ष्य है कि 2029-30 तक के आसपास में हम कार्बन न्यूट्रल का, फिर नेट जीरो होने का 2000 जैसा 70 तक का दिया गया है, उसके पहले हम लोग इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। अगर आप प्लांट देखेंगे तो हमारा अगर आप कार पार्किंग एरिया में जी, देखें तो जी, हमने जी। कारपोर्ट लगाया है, हाँ, देखा सोलर उसको। कारपोर्ट है, हाँ। जिसमें कि नीचे कार रहती है, ऊपर सोलर प्लांट लगा जो हुआ है। शेड्स है वो तो सोलर आपकी का। जो ग्राउंड की कवरेज भी उससे हमारी खराब नहीं होती है, कार को मतलब शेड भी मिलता है और लोग वहाँ पे पहले खाली पड़ा रहता था। जब से वो लगा तब से लोग वहाँ पे
जाने लगे हैं। ईवी चार्जिंग बगल में लगा के रखा सोलार हुआ से है, जोड़ के रखा है। सोलार से प्लस नेट उसके जी। साथ में लगा हुआ है। ईवी चार्जिंग स्टेशन भी वहाँ पे लगा के रखा हुआ है कि आप जो बिजली मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की बिजली कहाँ से आएगी, तो हमने सोलर भी उसके ऊपर लगा। शेड कहाँ है वहीं पे आपको देखें, सेल्फ 100% इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करी है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये है कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से यूज करें, उसी के हिसाब अनुपात में हम सोलर बाकी जो सेकेंडरी मेथड्स हमारे उनको करने के लिए काम। वाटर रिसाइकिल में भी काम कर रहे हैं वो आप? एसटीपी प्लांट्स ऑलरेडी हर जगह पे जब हम नया इंस्टॉलेशन लगाते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा उसमें रहता है। हमारा अभी हमने 3 ऑलरेडी 2 प्लांट हैं, तीसरा प्लांट एक लगाने वाले हैं, कॉलोनी में इस साल भी लगाने वाले हैं। तो आने वाले में हम वाटर सरप्लस की श्रेणी में आ जाएंगे, जितना हम लोग खर्च करते हैं उसको यूज भी करेंगे, उसको यूज भी करेंगे। हमारे सर्विसेबल भी पूरी कंडीशन में रहते हैं। बात भोपाल की हो रही है, आप भोपाल के एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स को लेके एयर लॉजिस्टिक्स हब भोपाल बन सकता है क्या? ऐसी कोई संभावना आपको दिखती है जिससे यहाँ पे बिजनेस भी आए, नौकरी भी, रोजगार भी और अर्थव्यवस्था में भी कुछ मदद मिले? मैंने पहले आपसे रिक्वेस्ट किया कि सिटी और एयरपोर्ट दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जी। अगर मान लीजिए सिटी में किसी की डिमांड है जो क्योंकि हमारा हमारा एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो वहाँ पे कनेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक एक मेजर कंसर्न रहा है, क्योंकि हमारे पास सी और मतलब इस टाइप का कोई ट्रांसपोर्टेशन माध्यम नहीं है। जी। अगर बाहर जाना, विदेश जाना है या कहीं लंबे डिस्टेंस पे जो कि इम्पोर्टेंट आइटम जाना है तो एयर ही एक ऐसा साधन बचता है। जी। और भोपाल राजधानी है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उसके लिए ऑलरेडी हमारा एक कार्गो का सेटअप ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे जैसे सिटी में डिमांड आती है कि और एक्सपेंशन करना उसका, तो और एक्सपेंशन के लिए भी जगह आइडेंटिफाइड है। मास्टर प्लान 2047 तक तैयार है, उसमें भी हमने रखा हुआ है। वर्तमान में हमारे जो 30,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी का है वो अभी ऑलरेडी प्रभावशील है, चल रहा है। ये मतलब वेयर हाउस जो आपने बनाया? एयरपोर्ट का हमारा कार्गो सेंटर हम लोग कार्गो बोलते हैं। सेंटर। तो अगर भविष्य में कोई ऐसा डिमांड और बढ़ती है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो भी यहाँ से होना, जैसे इंदौर में है, भोपाल में नहीं है, अगर सिटी की डिमांड धीरे करके आएगी, निश्चित रूप से यहाँ पे लैंड अवेलेबल है, प्लान अवेलेबल है, हमारे पास रिसोर्सेस पूरे हैं। कस्टम क्लियरेंस का इशू? कस्टम में इंटरनेशनल का पैसेंजर्स के ऑलरेडी हमारा आईसीपी इंटरनेशनल क्लियरेंस जो ऑलरेडी हो चुका है, गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, कस्टम का भी गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, आरडी कस्टम के आदमी यहाँ डिप्लॉयड भी हैं, इमिग्रेशन के आदमी भी डिप्लॉयड हैं, और जो नॉन शेड्यूल फ्लाइट्स अंतर्राष्ट्रीय की आ रही नॉन शेड्यूल के लिए बार बार मतलब सरकार भी प्रयास कर रही है। हम लोगों ने भी काफी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी इंसेंटिव लास्ट टाइम एयरलाइंस को भी दिए हैं कि लैंडिंग पार्किंग उसमें 90% की छूट दी है, जो चार्जेस लगे उनको काफी कम लगेंगे। अट्रैक्शन का मोड चालू है, उम्मीद है कि जो शेड्यूल्ड एयरलाइंस जिसमें पब्लिक ट्रैवल कर सके वो एयरलाइंस आने पे अभी है अंतर्राष्ट्रीय। अगले एक आध साल में उम्मीद है कि एक आध साल में आज निश्चित रूप से आएगी। कहाँ की आ सकती है? दुबई की, सिंगापुर की? यहाँ का जो मतलब जो एयरलाइंस से जो चर्चा हुई, तो जो एयरलाइंस के हिसाब से जो ट्रैफिक जाता है अभी डोमेस्टिक के माध्यम से जाता है, कहीं न कहीं माध्यम उनके पास डेटा रहता है। अधिकतर यूएई की जो गल्फ कंट्रीज के लिए पहले उम्मीद है, डिमांड है, क्योंकि वहाँ पे फर्दर कनेक्शन आसानी से मिलते हैं। वहाँ के एयरपोर्ट हब टाइप के एयरपोर्ट हैं, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऐसा लगता है। थोड़ा सा जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारे जो यूथ हैं उनको जॉब की दरकार है, सरकार भी चाहती है कि रोजगार मिले। एयरलाइंस को बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि एयरलाइंस में जो जॉब्स हैं वो लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल एयर होस्टेस एक टाइम लिमिट तक जॉब है, या मैं पायलट कह लूं तो फ्लाइट अवेलेबल है तो जॉब है, उनको पर आवर शायद पेमेंट होती है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एयरलाइंस में आना है, उनको एयर इंडस्ट्री में आना है तो किस फील्ड में जाएं और कैसे लंबा जो रोजगार मिल सके, क्या चुनें? इसमें कई सारे मतलब हर हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट, एयरलाइन सेक्टर ऐसा जिसमें हर जॉब, अगर आपको एयरपोर्ट की बात करें, एयरलाइन सेक्टर की बात करें, हर एक सेक्टर अलग अलग है। अगर हम पायलट की बात करें तो पायलट का जो आप मतलब ये है कि कम टाइम का है, तो फ्लाइट पायलट जितना ज़्यादा पायलट चलाता है उसकी ज़्यादा अच्छा माल, उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो पहले नंबर पे पायलट आता है कि जहाँ पे रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर 400 एयरक्राफ्ट हैं, आने हैं 400, अगर इंडिगो के आने हैं 400, अगर एयर इंडिया के आने हैं, और प्लस एक मतलब एयरक्राफ्ट में कई सारे पायलट, जो कि उनको एफडीटीएल लागू है कि आपको इतने समय तक ही आपको एक एट ए टाइम चला सकते हैं, फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा।
कई बार आप सुनते हैं, कभी बीच में भी आया था कि इंडिगो का फ्लाइट रुक गई मना कर दिया उसने, क्योंकि क्रू का एफडीटीएल हो गया। एफडीटीएल डीजीसीए का निर्धारित टाइम है, उसके ऊपर वो फ्लाइट चल नहीं सकता है। तो अगर आप नंबर ऑफ पायलट्स ज़्यादा होंगे कंट्री में, तो वो सब जो प्रॉब्लम्स हमारी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्लस रोजगार है, मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफर रहता है पायलट का, जहाँ पे अच्छी तनख्वाह मिलती है। उसके लिए ट्रेनिंग के लिए अभी तक विदेशों में ट्रेनिंग इसकी की जाती थी, धीरे धीरे करके इंडिया में भी इसके ट्रेनिंग सेंटर काफ़ी खुल रहे हैं। जैसे रीवा में ऑलरेडी, रीवा जैसी जगह पे इवन मध्य प्रदेश सरकार ने कई सारे एफटीओस खोले हैं, इंसेंटिव स्कीम खजुराहो में दिलाई भी है। है शायद। खजुराहो में भी है, भोपाल में भी एमपी फ्लाइंग क्लब बहुत पुराना है, एफटीओ जो है वो बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे यहाँ इंस्टीट्यूट से गए हुए हैं। साथ ही साथ अभी सतना में भी एक एफटीओ ने देखा, उसको अवार्ड किया हमने। रीवा में ऑलरेडी एक किया हुआ है, अभी हमने दूसरा भोपाल में भी किया एफटीओ बनाने के लिए। तो वहाँ पे ट्रेनिंग लेके पायलट बन सकते हैं उसमें। और ये क्रेबिन क्रू रहते हैं, इनके भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं। हालांकि हर की जॉब रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आप डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस की भी एक सेट ऑफ अलग अलग सेटअप है। कोई 60 साल में रिटायर हो, कोई 35 साल में रिटायर हो रहा है। एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी यही है, या एविएशन इंडस्ट्री में यही है कि आपको हर जॉब के लिए फिट रहना होता है, क्योंकि आपको पूरे काम, कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि आपको रोकने के लिए करना है, आपको काम करने के लिए बढ़ावा देने के लिए काम करना है। तो आपके एनर्जेटिक होना, आपको रिस्पांस टाइम होना, आपको फिट होना बहुत जरूरी है। इवन दो हमारे एटीसीओस का भी फिटनेस हम लोग हर साल में मेडिकल फिटनेस चेक कराते हैं। तो ऐसे करके एयरलाइंस को भी ये सब फॉलो करना पड़ता है। तो आपको एफिशिएंसी के लिए जो डिफाइंड बायोलॉजिकल एज हमारी है, तो उस तक जॉब रखा जाता है। और बाकी फिर फर्दर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, एविएशन सेक्टर एक नया सेक्टर है, मतलब नया उभरता हुआ सेक्टर है। और आज के टाइम में हाईली डिमांडेड सेक्टर, अगर एविएशन सेक्टर पर, हाईली डिमांडेड सेक्टर एविएशन सेक्टर है। हर आदमी एविएशन सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जॉब की, लोगों को। किस तरह के जॉब? एक तो पायलट हो गया, केबिन क्रू रहते हैं, ग्राउंड स्टाफ जो बहुत सारे, कम से कम नहीं, यहाँ पे अगर इंडिगो की बात करूँ, भोपाल जैसी छोटी जगह में बहुत इतने ऑपरेशन हमारे नहीं, पर भाई इनके कम से कम 200 से 300 एम्प्लाई यहाँ ग्राउंड पे हैं। तो जो भी इनके सैलरीज होती है, एम्प्लॉयमेंट के काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि आपको टाइम हमारे निर्धारित है, 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, इतने जो ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा आपको रोटेट करना होता है, शिफ्ट ड्यूटीज़ रोटेट करना पड़ता है। एयरपोर्ट के बहुत सारे सेक्टर ऐसे रहते हैं जहाँ पे फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं। भोपाल की बात करें, लगभग 1000 लोग काम करते हैं। तो हर चीज़ में यहाँ पे, क्योंकि मैन पावर काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, हम लोग ऑटोमेशन में पूरा जाते नहीं हैं, तो इसलिए रोज़गार के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं। हम लोग भी अभी कैंप करने वाले हैं कि एविएशन सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं। तो हाल में हम स्कूल से भी बात करने वाले हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग दें, कि बताएं कि यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, सारी बातें हुई लगभग लगभग, हादसे बहुत दर्दनाक होते हैं जब एरोप्लेन के होते हैं। गुजरात में हुआ हो या कहीं और हुआ हो, बद्रीनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। इन हादसों के लिए आपको क्या लगता है, कौन प्रारंभिक तौर पे जिम्मेदार है? एयरपोर्ट अथॉरिटी, डीजीसीए, या करियर सर्विस एयरलाइन, या कोई और, या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं? मैंने पहले ही बोला कि हमारे नियम काफ़ी सख्त हैं। अगर इंटरनेशनल सिविल एकाओ के तहत पूरे, जो चाहे एयरपोर्ट बनाने से लेके एयरपोर्ट को मेंटेन करने तक, एयरलाइंस को चलाने से लेके एयरलाइंस को मेंटेन करने तक, पायलट का सर्टिफिकेशन, पायलट का ये एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस, सब चीज़ें एक सेट डिफाइंड प्रोसीजर है। कई बार ऐसा हादसे हमेशा दर्दनाक और दुखद होते हैं। ये उनमें से एक हादसा जो रिसेंट में वो भी उसमें था। अब एरर तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन हम लोगों के यहाँ ज़ीरो एरर अलाउड है। मतलब हमेशा इंस्पेक्शंस में, हमारे पूरा एयरपोर्ट हो, एयरलाइंस हो, हर के, चाहे सिक्योरिटी के हो, चाहे सेफ्टी के लिए हो, पूरे इंस्पेक्शंस होते हैं, पूरे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। अगर मतलब, क्योंकि हादसा हादसा है, लेकिन कॉन्फिडेंस कहीं डाउन हो, अगर एविएशन सेक्टर की बात करेंगे, लगभग एक दिन में 1 लाख प्लेन, मतलब ऑल, अगर हम सभी कंट्री की बात करें मिला के, 1 लाख लगभग प्लेन पर डे मतलब फ्लाई करते हैं। अगर आप हादसे देखेंगे तो ऐसे कोई सुनाई आपको ऐसे नहीं पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी हो गया तो हो गया, अदरवाइज कभी ऐसा कोई लैप्सेस या उसमें नहीं रहती है। कई बार ऐसा मीडिया में आता है कि वो ऐसा चलाया, ऐसा उधर गो राउंड हो गया, दिखा नहीं, देखा नहीं पायलट ने, नहीं, ऐसा नहीं है। सब एक प्रोटोकॉल के सेट के तहत होता है। इवन दो एक डाइवर्जन होता तो भी हम डीजीसीओ को इन्फॉर्म करते हैं।
कोई भी कुछ भी इंसिडेंट अगर एयरपोर्ट में होती है तो हम अपने रेगुलेटर्स जो हैं, या डीजीसी हो चाहे बीसीएस को, उनको इन्फॉर्म करते हैं, ड्यू प्रोसीजर, उसके वेल डिफाइंड प्रोसीजर, इमीडिएट मैसेज जाता है, वो पूरे सिस्टम को जाता है। तो इस प्रकार की कोई किसी की गलती होने की संभावना इस टाइप की नहीं है, नोइंगली और अननोइंगली किसी टाइप की संभावना पूरे फुल सेट प्रोसीजर के तहत किया जाता है। लोगों के से अनुरोध है कि कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें। एविएशन सेक्टर सेफेस्ट मोड है ट्रैवल का। आज के टाइम का अगर कोई सेफेस्ट मोड है, वो सिक्योरिटी की बात हो या आपकी सेफ्टी की बात हो, हमारा सेक्टर, एविएशन सेक्टर सेफेस्ट मोड है इसके लिए। इधर हमारे साथ रामजी अवस्थी जी, एयरपोर्ट डायरेक्टर, बताया इन्होंने 2047 तक 400 एयरपोर्ट का टारगेट है। मध्य प्रदेश में नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कार्गो को लेके बात हुई, और भी बात हुई कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, उनमें क्या गलती होती है, और नंबर्स की भी बात। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेश जी। धन्यवाद।